हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 हाउस होल्ड सर्किट्स। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो ये तुम्हें ना कंपैरेटिवली ईजियर लगेगा। बट दिक्कत क्या है, कुछ थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, कुछ टर्म्स तुम्हें जरूर रखने जैसे अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी को वोल्टेज लिख दिया, या तुमने पावर पोटेंशियल जहाँ पे लिखना था तुमने यहाँ पे करंट लिख दिया, करंट को पोटेंशियल लिख दिया, या जहाँ पावर लिखा था वहाँ तो करंट लिखा है। तो ये मिस्टेक्स होती है मेन इस चैप्टर में। वरना चैप्टर बहुत ईजी है, तुम्हें बस इसमें सीखना क्या है कि हमारे घर है, जैसे हमारे घर में क्या क्या वायरिंग होती है, वो पूरा सिस्टम। जैसे बिजली आ रही तो बिजली हमारे घर तक पहुँच कैसे रही है वो भी हम पूरा देखेंगे कि वो पूरा सिस्टम कैसे, कि बिजली हमारे घर तक कैसे पहुँच रही है, हमें वो सीखेंगे पहले पार्ट चैप्टर में। फिर हम ये बताएंगे फ्यूज़ वगैरह के बारे में, स्विचेस वगैरह के बारे में, वायरिंग कैसे कैसे होती है, 3 टाइप की वायरिंग होती है और उनका भी एक सिस्टम होता है वायरिंग करने का हमारे घरों में, वो पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। तुम अपने अराउंड नोटिस कर सकते हो वायरिंग वगैरह को, और तुमने अपने घर में मीटर वगैरह देखा होगा, फ्यूज़ देखा होगा, एमसी भी देखी होगी। तो ये चीज़ें तुमने ऐसे जो तुम्हें प्रैक्टिकली दिख जाएगी अपने अराउंड अपने घरों में। तो ये है ऐसा चैप्टर, तो तुम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो अपने घर में, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें ढूंढना एक बार कि मीटर वगैरह सारी चीज़ें देखना, तो तुम्हें थोड़ा सा और अच्छा आइडिया आ सकता है। तो ये चैप्टर ओवरऑल एक ये कि नॉलेज के लिए है कि प्रोटेक्टिव मेजर्स भी बताते हैं चैप्टर में। तो ये कि बिजली के बारे में थोड़ी से हमें एक बेसिक नॉलेज देता है कि हमारे घर में बिजली का काम, जो भी बिजली की चीज़ें हो रही है कैसे हो रही है, तो वो सारा थोड़ा आइडिया मिलता है। तो इसको हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पार्ट में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर, कि हम तक पहुंचने में जो जहाँ पे एक पावर प्लांट है उधर से बिजली हमारे तक कैसे पहुंचती है, हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, हमारे घर में पहुंच रही है बिजली, तो कैसे पहुंच रही है। देखो सबसे पहले बिजली प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, जो जनरेशन होती है ना इलेक्ट्रिक पावर की, वो होती है पावर जनरेटिंग स्टेशन में। क्या होती है? पावर जनरेटिंग स्टेशंस। अब ये पावर जनरेटिंग स्टेशंस क्या है, ये बड़े बड़े स्टेशंस होते हैं जो कि यूजुअली ऐसी जगह पर लोकेटेड होते हैं जहाँ पर जो कंजम्पशन वाले एरियाज होते हैं ना उधर से दूर होता है। जैसे सेटलमेंट जो बिजली को यूज़ करेंगे, तो ऐसे एरिया से काफ़ी दूर ये जनरेटिंग ये प्लांट्स लोकेटेड होते हैं। ये यूजुअली क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, ये थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ये तुमने पढ़ा टाइडल एनर्जी वगैरह, इन सब चीज़ों से कैसे होता है बिजली प्रोड्यूस होती है, हमने देखा। तो मेन जो इंडिया है ना, इंडिया में मेनली जो बिजली प्रोड्यूस होती है, जो जनरेशन होती है, वो यूजुअली डैम्स वगैरह से होती है। तो मोस्टली इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से होते हैं, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जितने हमें इलेक्ट्रिक पावर मिल रहा है यूजुअली ये डैम्स वगैरह से मिलते हैं। तो ये क्या होता है, पावर जनरेटिंग स्टेशन मेन होता है, यहाँ से जनरेशन होती है बिजली की, ठीक है। ये थर्मल पावर प्लांट ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या है, इस जनरेटिंग स्टेशन पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है ना, वो स्पेसिफिकली जनरेट होती है 11 किलोवाट में, ठीक है। ये स्पेसिफिक है कि यहाँ 11 किलोवाट पे ही जनरेट होगी, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर हम 11 किलोवाट से हायर वोल्टेज कर देंगे, अगर हम जनरेशन कर देंगे एट हायर वोल्टेज, तो क्या होगा, जो इंसुलेशन है उसमें डिफिकल्टीज आ जाएंगी। अगर हम क्या कर देंगे, पावर जनरेशन कर देंगे 11 किलोवाट से ज़्यादा, अगर ग्रेटर का केस अगर हम लेते हैं कि अगर इससे ग्रेटर है, तो क्या होगा, हम एक्सपीरियंस करेंगे इंसुलेशन डिफिकल्टीज। इंसुलेशन डिफिकल्टी का इंसुलेटर का काम क्या है कि जो करंट है वो हमारे तक पहुँचे ना, ऐसा कह सकते हैं। अब कंडक्टर का तो है कि करंट उसमें से करंट फ्लो करेगा, बट क्या है कि अगर गलती से टच कर ले तो उसका बाहर होता है इंसुलेशन होती है। तो क्या है, वो इंसुलेशन डिफिकल्टीज हो सकती है, हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो इंसुलेशन भी कम हो जाएगा, उसमें से भी करंट पास होने लग जाएगा। तो ये क्या है, हम इससे ज़्यादा वोल्ट नहीं लेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा वोल्ट लेते हैं तो हमें इंसुलेशन डिफिकल्टीज पड़ती है, जो कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा अनसेफ है, ठीक है। ये अगर इंसुलेशन डिफिकल्टीज होती है तो थोड़ा सा सेफ्टी
सेफ्टी में डिफ़िकल्टी होती है, मतलब सेफ्टी इतनी नहीं होती, इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा नहीं ले सकते। अब क्या है, हम उसको कम लेंगे तो अच्छे इंसुलेशन होगी, अच्छी इंसुलेशन है तो सेफ्टी भी है, बट कम लेने पे भी दिक्कत आती है। ठीक है, अगर हम कम वोल्टेज लेते हैं तो बहुत हाई करंट जाएगा, और हमें इतना हाई करंट नहीं चाहिए। अगर हम लेते हैं बिलो वाला केस लेते हैं तो क्या हाई करंट जाएगा। अब वोल्टेज हाई करने से हाई करंट क्या, यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन आता है V = IR। ठीक है, तो इसमें क्या है, वोल्टेज और करंट में अगर हम रिलेशन निकाल रहे हैं, अगर हम V = IR होता है तो देखो क्या होगा, V/I = R। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रेजिस्टेंस अगर हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो अगर हम एक चीज़ को घटा रहे हैं तो दूसरी चीज़ को बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये इतना तुम्हें पता है कि अगर हमें कोई चीज़ कांस्टेंट रख रही है तो हम एक चीज़ अगर घटा रहे हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ाएंगे भी। तो अगर हम वोल्टेज कम कर रहे हैं, 11 किलो से कम वोल्टेज कर रहे हैं तो हमारा करंट क्या होगा, ज़्यादा, तो करंट ज़्यादा जाएगा। ठीक है, हाई करंट विल पास थ्रू द कंडक्टर। तो ये क्या है, ये हमें इतना ज़्यादा हाई करंट नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई करंट है, मतलब करंट ज़्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो क्या है, सबसे सेफर और सबसे कन्वीनियंट कौन सा, 11 किलोवाट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है 11 किलोवाट पे, इसलिए जब मेन जनरेशन होगी पावर की वो 11 किलोवाट पे होती है। अब क्या है, ये तो चलो ठीक है, बट जब हम उसको भेजते हैं, ठीक है, अगर हम मेन स्टेशन में भेजेंगे तो उसके बाद क्या करता है, हम इसको ना थोड़ा सा ऊपर भी करते हैं। तो हम इसको कहीं सेंड करते हैं दूसरे स्टेशन पे, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कि एनर्जी का लॉस होगा। अभी जनरेशन तो 11 किलोवाट पे होगी, बट जब भेजते हैं ना तो हम ट्रांसफार्मर से इसकी वोल्टेज को रेज अप करके भेजते हैं। वो भी हम देखेंगे, पूरा फ्लो चार्ट है इसका, वो देखेंगे। अब क्या है, ये अब 11 किलोवाट पे जो वोल्टेज हमारी है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक नहीं भेजी जाती। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड होकर जाती है। पहले इस स्टेशन से जाएगी, फिर दूसरे सब स्टेशन, फिर कहीं और सिटी सब स्टेशन होगा, उसके बाद कोई हमारे तक पहुँचेगी। तो काफ़ी लेवल्स पार करने के बाद हमारे तक पहुँचती है। तो ये होता है, ये इसके अब भेजने से पहले ना डायरेक्टली हम इसमें नहीं भेजते। अगर हम नेक्स्ट भी किसी को भेजते हैं तो 11 किलोवाट में नहीं भेजते, हम थोड़ा सा रेज अप करके भेजते हैं, क्योंकि अगर हमें कहना ना तो डिवाइड होते हैं, जो हम तक पहुँचेगी ना तो इतना एनर्जी लॉस हो जाएगा कि सफिशिएंट वोल्टेज हमारे तक पहुँचेगी ही नहीं। तो हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमारे तक पहुँचे, तो हम करते हैं इसको रेज अप करते हैं, इसकी वोल्टेज को बढ़ाकर भेजते हैं। अब ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन डिफिकल्टीज होंगी, बट अभी क्या है, अभी भेजने के टाइम, ये 12 जनरेशन के टाइम है, अभी टावर जनरेशन में इतना है। ठीक है, जनरेशन इतने पे होती है, भेज जाती है, तब इसको हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा के भेजते हैं। अब हमें कहते हैं ताकि लॉस ऑफ एनर्जी कम हो जाए। अब हमें क्या करना है, एनर्जी के लॉस को कंपेंसेट करना है, तो हमें कर देंगे वोल्टेज बढ़ा देंगे। अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी तो तब भी होगा। ठीक है, बट क्या है, जो पहले हो रहा था वो अब बहुत कम होता होता हमारे पास पहुँचेगा। अगर हम उसको बढ़ा के भेज रहे हैं तो काइंड ऑफ ही कंपेंसेट कर लेगा, और जब हम तक पहुँचेगा तो हमें थोड़ा सा ठीक ठाक अमाउंट मिलेगा। तो एक एक कुछ हमें लॉस ऑफ एनर्जी से कंपेंसेट करना है, तो इससे हमें कहता है वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं ताकि लॉस ऑफ एनर्जी हम कम कर सकें। वो कम नहीं होगा, बट हाँ क्या वो कंपेंसेट हो जाएगा। अब क्या है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना कम करंट होगा। मुझे पता है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो हमें करंट भी कम करना पड़ेगा। अब ये V = IR वाला, चलो मैंने ये ऐसे तुम्हें बताया कि अगर रेजिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो, बट एक और हमारे पास फॉर्मूला है, वो है P = VI। इससे तुम्हें ज़्यादा से समझ आएगा, इस वाले को भी भूल जाओ। अभी मैंने तुम फिर कन्फ्यूज हो जाएगी कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट क्यों रखना है। अभी इस वाले फॉर्मूले पे आओ, तुम्हें ज़्यादा से समझ आएगा। इसमें क्या है, P = VI में हमें इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं I = P/V। तो अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम होगी, हम इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, है ना। तो अगर इसका उल्टा करें, वोल्टेज को बढ़ा दे तो ये कम होगा। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही कम करंट आएगा, और जितनी कम वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा करंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ना बिलो वाला केस तो हाई करंट जाएगा, अगर इसको कम करेंगे करंट ज़्यादा जाएगा। तो अगर हम वोल्टेज को ज़्यादा रखते हैं तो कम करंट जाता है, वोल्टेज को कम रखते हैं
सॉरी वोल्टेज को ज़्यादा रखेंगे तो कम करंट जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा सिस्टम होता है कि हमें कितना करंट भेजना है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज डिसाइड करी जाती है। तो अगर हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करें बहुत ही हाई वोल्टेज पे, तो करंट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज पे भेज क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है? एक और रीज़न है कि हम हाई वोल्टेज पे भेज क्यों रहे हैं कि अगर हम बहुत हाई वोल्टेज पे भेजेंगे ना, तो अब एनर्जी का जो लॉस है, मैंने बोलता है ना, लॉस ऑफ हीट एनर्जी को हमें कम करना है, तो वो एक तो कंपनसेट करेगा, बट उसको कम भी करेगा। बट कैसे करेगा? क्योंकि अगर हम वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज पे भेज रहे हैं तो करंट की वैल्यू बहुत गिर जाएगी, ठीक है, करंट बहुत कम जाएगा। और अगर कम करंट जा रहा है तो सिंपल सी बात है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कम होगा। हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही होता है। तो क्या अगर हम करंट को बहुत कम करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है। ऐसे कि अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कम हो रहा है, हीट एनर्जी कन्वर्जन में हो रहा है, तो वो सिंपल से बता दें लॉस ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अगर हीटिंग ही नहीं हो रही, हीटिंग इफेक्ट कम, करंट ही बहुत कम हो रहा है, क्योंकि करंट कम है, तो सिंपल सी बात है लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि हम बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज में भेजते हैं करंट को, ताकि हम चाहते हैं कि लॉस ऑफ हीट एनर्जी ना हो, बस जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी पहुँचे, ठीक है। अब क्या है, अब एक और चीज़ है कि जो ये वोल्टेज जो हम बात कर रहे हैं कि हम 11 किलोवाट वोल्टेज भेजते हैं, फिर वो कहीं और से इतनी वोल्टेज जाके इतनी जाती है, हमारे घर में जो बहुत सी वोल्टेज पहुँच रही है, वो कैसी वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सी है, ये होती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये एमसीक्यू में मेरे पूछा जाए तो इसको याद रखना, ये होते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है कि इनके ना पोलैरिटी जो होती है ना टर्मिनल्स पे, बैटरी टर्मिनल्स में पोलैरिटी होती है ना, वो चेंज होती रहेगी। इनके टर्मिनल्स पे पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव वो चेंज होता रहेगा। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूजुअली 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, बस इसका आंसर नहीं है, देखो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। और क्या होता है कि जो टर्मिनल्स है, पोलैरिटी जो होती है टर्मिनल्स पे, वो 100 बार चेंज होगी। अगर 50 हर्ट्ज है ना तो 100 बार चेंज होगी, देखो पॉजिटिव पे 50, नेगेटिव पे 50, वो चेंज होता रहेगा। तो एम्बिएंट सारा जो ऐड अप हो गए 100 टाइम्स जो होते हैं पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है। 50 टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे चेंज होगी, 50 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से चेंज होता है 50 टाइम्स, तो दोनों का 100 टाइम्स टोटल चेंज होती है पोलैरिटी। तो बस इतना याद रखना है, वो थोड़ा सा मैंने बता दिया। इसको तो इतना याद रखो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है जो ये भेजी जाती है ना, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है 50 हर्ट्ज की, ठीक है। अब जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं वो क्या होती है, उसको हम स्टेप अप करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको भेजना है, इसको हमें करेंगे स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप फ्रॉम 11 किलोवाट टू 122 किलोवाट। अभी हमें पावर जनरेटिंग स्टेशन से हमें कहाँ पर भेजना है, हम इसको भेजेंगे ग्रिड सब स्टेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी जनरेट होती है, 11 किलोवाट। हम क्या करेंगे, हम इसको स्टेप अप करेंगे, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले रेस करेंगे, कैसे करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। देखो ट्रांसफार्मर का काम होता है करंट जो वोल्टेज है उसको बढ़ाकर भेजना, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। देखो इनपुट में ना हम कम वोल्टेज रखते हैं और आउटपुट में ना ज़्यादा वोल्टेज मिलती है। वो कॉइलिंग का सिस्टम होता है कि हम इस साइड कम को लेते हैं तो उस साइड ज़्यादा को लेते हैं, तो वो है वो सिस्टम को मैग्नेट वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझोगे। अब ये था देखो कि हम करंट को बढ़ा रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट घटाएंगे, सॉरी वोल्टेज घटाएंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेस करेगा। तो 11 किलोवाट से कितने रेस होगी, 132 किलोवाट, इतनी ज़्यादा रेस करेंगे वोल्टेज। रीजन में जो समझा देगा, 132 किलोवाट तक हमने समझ दिया, रेस कर दिया, ठीक है। ये जनरेटिंग स्टेशन पे यहाँ पे रेस हो जाती है, फिर इसको भेजा जाता है 132 किलोवाट वोल्टेज पे भेजा जाता है इसको, ठीक है। फिर उसको सब स्टेशन में भेजा जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये ग्रिड सब स्टेशन था, ग्रिड सब स्टेशन में क्या था, ये यहाँ तक 132 किलोवाट पे पहुँची। अब 132 किलोवाट से कहाँ जाएगी, ये जाएगी मेन सब स्टेशन पे, ठीक है। यहाँ से जाएगी मेन सब स्टेशन,
देखो हमारे थ्री पोर्शन से बहुत सारे इसको सिलेबस पास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी जब मेन सबस्टेशन में जा रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। अब ये जो है ना मेन सबस्टेशन के लिए ये जो वोल्टेज है बहुत हाई है, हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हमें था कि ग्रिड सबस्टेशन तक पहुँचाने तक तो ठीक है हमने इसको रेज कर दिया। अब एक बार मेन सबस्टेशन पे अगर हम पहुँच जाए तो मेन सबस्टेशन पे हम थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे घर तक वरना हमारे घर तक बहुत हाई वोल्टेज पहुँच जाएगी अगेन। तो हमें क्या है कि अगर मेन सबस्टेशन पहुँचे तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम स्टेप डाउन करेंगे। इससे ज़्यादा रहेगा बट इससे कम हो जाएगी। तो इसको कितनी हो जाएगी, 33 किलोवाट। ठीक है, 11 किलोवाट से 22 किलोवाट में ऊपर रहेगा। फिर इसको डिक्रीज करके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से इसको हमने कितना डिक्रीज करा, 33 किलोवाट तक। अभी क्या है, ये मेन सबस्टेशन भी इतनी वोल्टेज पहुंची है। अब मेन सबस्टेशन जो है ये 33 किलोवाट को बेचेगा हैवी इंडस्ट्रीज़ में। हैवी इंडस्ट्रीज़ में हमें पता है बहुत बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए इतना बड़ा हमें इतनी ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो यह मेन सबस्टेशन से डायरेक्टली ये हैवी इंडस्ट्रीज में पहुँच जाता है, बट हमारे तक नहीं पहुँचेगा, हमें इतना अमाउंट नहीं चाहिए होता वोल्टेज का। तो अभी क्या है, ये हैवी इंडस्ट्रीज में जाएगा और कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा इमीडिएट सबस्टेशन में। ठीक है, ये जाएगा इमीडिएट सबस्टेशन। अब इमीडिएट सबस्टेशन में क्या होगा, फर्दर स्टेप डाउन होगी। जो ओरिजिनल थी ना, अब ये दोबारा यहाँ पे क्या होता है कि ओरिजिनल होगी, तो जो ये 11 किलो होता है उसको इंक्रीज करके बेचा है। ठीक है, इसको इंक्रीज करते करते इंक्रीज कर, फिर थोड़ा सा डिक्रीज कर, फिर इतना डिक्रीज कर दो कि क्या होंगे, दोनों सेम हो गए। अब 11 किलो वोल्ट पहुँचते इमीडिएट सबस्टेशन पे, हम इसको डायरेक्टली नहीं भेज सकते, इतना बहुत लॉस हो जाएगा। तो ताकि हम यहाँ तक पहुँच जाए 11 किलो वोल्ट, तो हमने क्या करा, इंक्रीज कर करके भेजी है। ठीक है, इंजन लॉस ऑफ हीट भी होगा। ठीक है, सॉरी, लॉस ऑफ एनर्जी भी होगी। अब ये क्या है, हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या करा, 33 किलोवाट से अगर इसको स्टेप डाउन करा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे करंट वोल्टेज पहुंची 11 किलोवाट की वोल्टेज पहुंची। अभी क्या है, ये अगेन जाएगी, कहाँ पे जाएगी, अब हमारे पास नहीं पहुंचेगी अभी भी, अभी जाएगी सिटी सबस्टेशन पे। सिटी सबस्टेशन देखो, हमारा जो एरिया है, एरिया में जैसे गुड़गांव की बात करें तो उसमें बहुत सारे सबस्टेशन है, तो उन्हीं सबस्टेशन पे पहुंचेंगी। तो यहाँ पे हम एक सिटी सबस्टेशन की बात करें, इमीडिएट सबस्टेशन लगा लो स्टेट का, और ये लगा लो अराउंड एक सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहुंचेगी तो यहाँ पे फर्दर स्टेप डाउन होगी, यहाँ पे जो वोल्टेज है ना ये और भी ज़्यादा स्टेप डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये और भी ज़्यादा स्टेप डाउन हो जाएगी। और हाँ, ये एक और चीज़ की जो 11 किलो वॉट जो है ये इमीडिएट सबस्टेशन से ये लाइट इंडस्ट्रीज में भी भेजा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो 3 चीज़ें पूछी जा सकती है वोल्टेज से, कि कंज्यूमर तक कितनी पहुंच रही है, हैवी इंडस्ट्रीज में कितनी पहुंच रही है, और लाइट इंडस्ट्रीज में कितनी पहुंच रही है। इमीडिएट सबस्टेशन से लाइट इंडस्ट्रीज में भेजी जाती है, वो भेजी जाती है 11 किलोवाट, और जो हैवी इंडस्ट्रीज है वो मेन सबस्टेशन से डायरेक्टली इनको भेजा जाता है, वो होते हैं 33 किलोवाट। तो हैवी के लिए 33, लाइट के लिए 11, और अभी कंज्यूमर का देखते हैं, कंज्यूमर अभी आने वाले वो देखते हैं। अगर क्या सिटी सबस्टेशन में जो वोल्टेज है ये फर्दर स्टेप डाउन होता है, और 11 किलोवाट से डायरेक्टली कितनी स्टेप डाउन हो जाती है, 220 वोल्ट, इतनी ज़्यादा ये स्टेप डाउन रहती है। मैंने सोचा 11 किलोवाट से आए 220 वोल्ट पे। अब ये हमें डायरेक्टली मिल जाता है कंज्यूमर। अब फर्दर स्टेप डाउन नहीं होगी हमारे घर में, ट्रांसफार्मर से ही फर्दर स्टेप डाउन नहीं करेंगे हम इसको, हमें चाहिए ये तरीका में क्या हो जाएगी, कंज्यूमर को मिलती है 220 वोल्ट। तो अगर पूछ जाए कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, तो हम सभी के घर में आते हैं 220 वोल्टेज। अब किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा प्राइस है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट जनरली अगर एवरेज रहता है 220 वोल्ट सबके घरों में मिलता है। ठीक है, ये आयो तुम्हें पूरा सिस्टम समझ आ गया होगा। ये पूरा फ्लो चार्ट है जो तुम्हें एज इट इज़ याद रखना, तुम्हारी बुक में ये है और उसको एज इट इज़ याद रखना, इसलिए तुम्हारा ना पूरा समरी हो जाती है। ठीक है, जो भी पूरा सिस्टम है समझे ना, वो पूरी समरी तुम्हें मिल जाती है फ्लो चार्ट से। अब करते हैं, अब तो चलो था कि पावर जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक पहुंचे, इतना लंबा सफर करके पहुंचे। अब जब घर में आ गई, एक बार चलो वोल्टेज हमारे घर में आ गई, बिजली हमारे घर में आ गई, अब उसके बाद हमारे घर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, हमारे घर में अलग अलग फ्लोर्स तक वो कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे वायरिंग सिस्टम है। अब उस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब जो मैंने बोला कि सिटी सब स्टेशन से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो 220 वोल्ट हमारे घर तक पहुंच रहा है, तो वो जो है ना वो कैसे पहुंच रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वायरिंग कैसे है। देखो वो ना 3 तरीके से पहुंच सकते हैं हमारे घर में। सिटी सब स्टेशन से हमारे घर तक जो बिजली आ रही है वो 3 टाइप की वायरिंग से आती है। वो होते हैं ओवरहेड वायर्स, पहला तो ओवरहेड वायर्स, दूसरा होता है एक ओवरहेड हो गया, एक होता है केबल, ठीक है, जो पोल्स पे केबल होती है, केबल और पोल्स, और एक होता है अंडरग्राउंड वायरिंग, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल। ये 3 टाइप की वायरिंग होती है, इनसे हमारे घर में करंट आता है यूजुअली सिटी सब स्टेशन से हमारे घर में। अब जो ओवरहेड वायर्स होते हैं ना, ये यूजुअली होते हैं 6 सेट की वायर्स होती है, मतलब इट इज़ अ सेट ऑफ 6 वायर्स। इसमें 6 वायर्स का सेट होता है, वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेच्ड अपॉन होते हैं। अब इसका डिटेल में नहीं जाएगा, बट हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो इसमें इतना याद रखो कि हाँ एक सिस्टम है, इसे भी हमारे घर में करंट पहुँचता है। 6 वायर्स का सेट होता है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेच्ड अपॉन होते हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाएगा इसमें। और केबल और पोल्स तो सबसे कॉमन है। पोल्स का जो तुमने तारे देखे हैं, वो केबल्स और पोल्स से हमारे घर में पहुँचता है करंट। और एक होता है अंडरग्राउंड, अब ज़मीन के थ्रू हमारे घर में पहुँचता है, तो वो अलग अलग मेथड्स है, ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जाना मैं। अब क्या है, ये जो केबल की बात कर रही है मैंने, जो केबल है, ये केबल, इसमें जो केबल होती है, वो केबल जो होती है ना मोटी सी वायर होती है, वो केबल के अंदर फर्दर 3 तरह की तार होती है, ठीक है। केबल होते हैं 3 टाइप की वायर्स, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर्स, ये 3 टाइप की वायर है, ठीक है। अब लाइव वायर का काम क्या है, देखो लाइव वायर होती है जो कि करंट को, मेन करंट कहाँ से जा रहा है, लाइव वायर से जा रहा है, ठीक है। जब मेन करंट जा रहा है हमारे अप्लायंस तक पहुँच रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हमारे पहुँच रहा है हमारे अप्लायंस तक, वो लाइव वायर के थ्रू हो रहा है। न्यूट्रल वायर देखो ये मोर लाइक रिटर्न के लिए, रिटर्न पाथ के लिए, करंट को वापस अप्लायंस से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में या फिर वापस सोर्स में भेजने के लिए न्यूट्रल वायर होती है, रिटर्न फ्लो के लिए करंट के, ठीक है, ये रिटर्न का काम है इसका। और अर्थ वायर जो होती है सेफ्टी के लिए होती है, इसके हम आगे बढ़ेंगे अर्थिंग वगैरह में, तब तो अच्छे से समझ आएगा, ये सेफ्टी वगैरह के लिए होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रल और अर्थ वायर होते हैं, ये होते हैं कनेक्टेड लोकल स्टेशन पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल और अर्थ वायर क्या होता है, लोकल स्टेशन पे कनेक्टेड हो जाते हैं, सॉरी कनेक्टेड एट लोकल स्टेशन, लोकल सब स्टेशन, जो तुम्हारे लोकल एरिया में जो सब स्टेशन है उधर से ये कनेक्ट होके आती हैं, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर दोनों साथ में, ताकि सो दैट द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स आर एट द सेम पोटेंशियल। अब इन दोनों को कनेक्ट करने का है, साथ में कनेक्ट, उधर से साथ में कनेक्ट करने के लाने का रीज़न क्या है, ताकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, यानी कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो, 0। तो पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक वोल्टेज माइनस सेकेंड वोल्टेज, ठीक है, V2 माइनस V1। तो अगर दोनों ही जो सेम पोटेंशियल है, अगर दोनों का ही सेम पोटेंशियल है, दोनों वायर्स का सेम पोटेंशियल है, तो डिफरेंस कितना हो, 0 है। तो हम चले कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, दोनों का नहीं, दोनों का क्या हो, सेम पोटेंशियल हो, इसलिए हम इनको कनेक्ट करके लाते हैं जैसे ही। और जो लाइव वायर है, लाइव वायर को फेज वायर भी कहते हैं। ये कभी आ जाए क्वेश्चन में तो कंफ्यूज मत होना, फेज वायर और लाइव वायर एक ही चीज़ है। यूजुअली लाइव वायर ही बड़ा यूज होता है, सी फेज बहुत कम यूज होता है, बट एक बार बस जान लो, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कभी आ गया तो। और तो ये जो लाइव वायर है ये क्या करते हैं, करंट कैरी करते हैं सोर्स से, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से बाकी अप्लायंस तक भी ये करती है। सोर्स है जहाँ से आ रहा है, ठीक है, लोकल सबस्टेशन जैसे कोई सोर्स है, तो वहाँ से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जो पहुँच रहा है वो लाने का काम किसका है, लाइव वायर का। और वही के उल्टा अगर हम कहें कि रिटर्न करना, करंट का दोबारा रिटर्न करना सोर्स में, ठीक है, बैक फ्लो में, तो सेकेंड में रिटर्न भी तो होता है, तो रिटर्न करने के लिए न्यूट्रल का काम है, करंट को वापस भेजने का काम है न्यूट्रल का, ठीक है। अब क्या होता है, बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू द मीटर इन हाउस, फर्स्ट अ फ्यूज ऑफ अ हाई रेटिंग इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर एट द पोल। अब क्या होता है, जो हमारे घर में जो तुमने खंभे वगैरह देखे हैं ना, उस पर होता है बहुत
मतलब एक कंपनी फ्यूज़ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपनी फ्यूज़ या पोल फ्यूज़। अब डायरेक्टली जो तार आ रही है, जो केबल आ रही है, पोल से जो केबल आ रही है, उसको हमारे घर के मीटरों में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं किया जाता। उसको क्या करते हैं, पहले पोल में ना फ्यूज़ लगाते हैं। अब फ्यूज़ लगाने का रीज़न क्या है, वो तो सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। वो हम फ्यूज़ के बारे में जब पढ़ेंगे पूरा मैकेनिज्म तो वो समझ आ जाएगा। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। जब करंट एक्सेस में हो जाता है तब ये फ्यूज़ उड़ जाता है, ब्लो हो जाता है, जल जाता है। तो सेफ्टी का ये काम है, सब सर्किट तोड़ने का काम है। तो हम क्या करते हैं, एक कंपनी फ्यूज़ लगाते हैं, ठीक है। अब जो ये खंभे होते हैं इन पर लगाते हैं पोल फ्यूज़ कंपनी फ्यूज़। अब उसका क्या होता है, वो जो कंपनी वाला है वो लगाता है फ्यूज़, ठीक है, वो उसी को बिलोंग करता है। हम ऐसा नहीं कि हमसे कुछ छेड़ा है, ऐसा नहीं कर सकते हम सिर्फ कुछ जो कंपनी वाले हैं, जो कंपनी के इलेक्ट्रिशियंस हैं, उन्हीं को अथॉरिटी होती है कि वो जाके फ्यूज़ को रिप्लेस करे या रिपेयर करे, ठीक है। वो फ्यूज़ के रिपेयर कौन करेगा, कंपनी वाले करेंगे। अब क्या होता है, जो फ्यूज़ में एक रेटिंग होती है, वो फ्यूज़ की जो रेटिंग होती है वो डिपेंड करता है लोड, हमारे घर में कितना लोड आ रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब लेट से कोई घर में है, ऐसा कोई घर है वो कनेक्टेड है फ्यूज़ से, तो अगर वो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, जैसे उसकी लोड रेट जो उसकी रेटिंग है फ्यूज़ की, वो कुछ ऐसे है कि वो कम लोड के लिए है, ठीक है। अब सारे इंस्पेक्शन में वो होता है ऐसा है कि किसी घर में बहुत ज़्यादा लोड है और इतना लोड उठा नहीं पाता ना, तो क्या होता है, फ्यूज़ अगर उठ जाता है तो इंस्पेक्शन होती है कि कौन ज़्यादा इतना लोड है, किसी घर में को कौन इतना ज़्यादा करंट ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पोल फ्यूज़ होता है, और ऐसा नहीं कि हम खुद जाकर रिप्लेस करते हैं, कंपनी वाले रिप्लेस करते हैं खुद, ठीक है। और ये जो कंपनी फ्यूज़ होता है इसके बाद क्या होता है, ठीक है। कंपनी फ्यूज़ जो होता है उसके बाद होती है केबल, जो केबल होती है वो कनेक्ट करते हैं उसको KWH मीटर से। देखो पहले जो ये केबल है कनेक्ट होगी फ्यूज़ से, फ्यूज़ में जाके हमारे मीटर में आएगी। मीटर क्या होता है, KWH मीटर होता है, ये यूनिट नापता है कि पूरे मतलब बताता है कि हमें इतने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, उसके हिसाब से इतना पैसा पे करेंगे। तो यूनिट से हमें बताता है कि इतनी यूनिट्स कंजम्पशन हुई है। तो ये जो केबल है, वो जो पोल से जो केबल आ रही थी वो पहले कहाँ कनेक्ट हुई, वो पहले कनेक्ट हुई पोल फ्यूज़ पे। पोल फ्यूज़ के बाद वो कहाँ पे कनेक्ट हुई, वो कनेक्ट हुई जाके हमारे मीटर में, ठीक है। और मीटर जो होता है ना घर के बाहर ही होता है यूजुअली, अंदर वैसे तो यूजुअली क्या होता है बाहर ही होता है, हमारे घर के जो फ्रंट वो होती है ना उधर कनेक्टेड होता है, पर तुम अपने घर में भी देख सकते हो कहाँ पर है। अब जो मीटर है, मीटर से कनेक्शंस कहाँ जाते हैं, मेन स्विच में जाते हैं, ठीक है। इसका जो है KWH मीटर, इससे कनेक्शंस कहाँ जाएंगे, इससे जाएंगे मेन स्विच में, ठीक है। तो ये तार थी, जो हमारे तार है वो KWH मीटर से कनेक्ट होगी पहले तो, ठीक है। पहले मेन जो पोल फ्यूज है उससे, फिर KWH मीटर से कनेक्ट होगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके बाद जाएगी मेन स्विच पे, ठीक है। मेन स्विच पे जाएगी, मेन स्विच से जाने के बाद जाएगी मेन फ्यूज पे, ठीक है। KWH मीटर, मेन स्विच, मेन फ्यूज। मेन स्विच का ना एक और नाम होता है, वो है ELCD, ठीक है। क्या होता है ELCD, ELCD होता है सर्किट अर्थ लीगल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, सर्किट तोड़ने का काम है इसका, मेन फ्यूज का भी सर्किट तोड़ने का ही काम है। इसको हम कहते हैं, मेन फ्यूज को हम कहते हैं MCB, ठीक है। MCB तो तुमने बहुत सुना होगा कि MCB गिर गई वगैरह वगैरह। तो ये होता है मेन फ्यूज जो होता है उसको हम MCB कहते हैं। मेन फ्यूज, मेन स्विच के बाद डायरेक्टली मेन फ्यूज से वो केबल को हम कनेक्ट करते हैं, तो मेन फ्यूज को हम MCB कहते हैं। MCB होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये दो ही फुल फॉर्म है हमारे चैप्टर में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका भी काम क्या होगा, सर्किट तोड़ देना, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गई। अब मेन फ्यूज के बाद कहाँ जाता है, ये जो मेन फ्यूज होता नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमारे, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेन स्विच से डायरेक्टली कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जाता है। रादर देन से कि मेन स्विच में जाता है, हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है, क्योंकि जो MCB होता है हमारे, वो MCB कहाँ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही होते हैं।
ठीक है, तुम्हारे बुक में ना डायग्राम भी होगा इसका। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में तुम्हें कुछ 4-5 एमसीबी दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो मेन फ्यूज है वो हमारे किस में होता है, मेन स्विच के बाद। देखो मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्ट होगी केबल, और डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्स के अंदर ही एमसीबी होते हैं, मेन एमसीबी। ठीक है, मेन फ्यूज है, एमसीबी कह सकते हो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर होते हैं, तुम्हें ये पूरा दिख जाएगा डायग्राम तुम्हारे बुक में, इलेक्ट्रिक पोल से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक का पूरा कनेक्शन। ये ऐसे तो मैंने तो थोड़ा और नीचे कर दिया फ्लो चार्ट पे, इसको याद रख लेना। उसके बाद जो एक और चीज़ है कि जो ये मेन स्विच होता है ELCB, ये कनेक्टेड होता है इन बोथ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। इसको मेन स्विच को हम किससे कनेक्ट करते हैं, बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं दोनों से, लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों से कनेक्टेड रहता है ये मेन स्विच। ठीक है, बट ये जो फ्यूज होता है मेन स्विच, मेन फ्यूज, ये सिर्फ लाइव वायर से कनेक्ट होता है। मेन फ्यूज को हम न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। मेन फ्यूज जो है, हम इसको मेन फ्यूज को किससे कनेक्ट करते हैं, सिर्फ हम इसको करते हैं लाइव वायर से कनेक्ट। ठीक है, तो मेन फ्यूज कनेक्ट होता है लाइव वायर से और मेन स्विच कनेक्ट होता है लाइव और न्यूट्रल वायर से। इतना याद रखना बस। उसके बाद जो मेन स्विच होता है वो होता है डबल पोल स्विच। ठीक है, मेन स्विच जो मैंने बोला कि ये मेन स्विच है ELCB, ये होता है डबल पोल स्विच। ठीक है, डबल पोल स्विच, इसके ऊपर एक आयरन की कवरिंग होती है, और जो कवरिंग होती है वो होती है अर्थेड। अर्थेड मतलब कनेक्ट, इसकी जो कवरिंग होती है, ठीक है, इसकी जो कवरिंग होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, मेन स्विच तो जो हमारा कनेक्टेड है लाइव और न्यूट्रल से, बट इसकी जो मेटल कवरिंग होती है, जो आयरन कवरिंग है, वो कनेक्ट होती है अर्थ वायर से। ठीक है, इंटरनेट तीनों से कनेक्टेड है, बट मेन स्विच कनेक्ट होगा लाइव न्यूट्रल से। इसके बाद जो कवरिंग होगी वो कनेक्टेड होगी अर्थ वायर से, और कवरिंग किसकी होती है, आयरन की होती है। ठीक है, आयरन कवरिंग होती है, अर्थ वायर से कनेक्टेड होती है। अब ये वही है, मेन स्विच इसमें अर्थिंग इसलिए होती है, सेफ्टी पर्पज के लिए होती है। ठीक है, और जो ये इसका एडवांटेज क्या है मेन स्विच को यूज़ करने का, कि ये कनेक्शन ब्रेक कर देता है, लाइव और न्यूट्रल दोनों कनेक्शन ब्रेक करता है सब साइमल्टेनियसली। एमसीबी में हमें जरूरत नहीं कि हम दोनों साइमल्टेनियसली करंट करें। देखो जा रहा है तो कल जा रहा है, लाइव वायर से जा रहे हैं, पता है करंट कहाँ सीट कर रहे हैं, लाइव वायर में सीट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली एमसीबी में क्या होता है कि हम सिर्फ उसका सर्किट ब्रेक करके सिर्फ लाइव वायर का करंट रोकते हैं। हमें ये नहीं कि साइमल्टेनियसली से दोनों रोकने हैं। मेन स्विच में क्या है कि करंट अगर रुकेगा तो दोनों में रुकेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली किसमें करंट ब्रेक होएगा, लाइव और न्यूट्रल दोनों में साइमल्टेनियसली करंट जो है ब्रेक होगा। तो मेन स्विच इसलिए यूज करता है, और मेन स्विच में लाइव न्यूट्रल दोनों साथ में इसलिए होते हैं ताकि दोनों का करंट साइमल्टेनियसली ब्रेक ऑफ होता है। और मेन स्विच यूज करने का ये एडवांटेज है। अगर पूछा जाता है दोनों में कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेन स्विच, तो हम लिख सकते हो कि इट ब्रेक्स ऑफ द breaks off the connections of the live as well as the neutral wire simultaneously from the main supply। अच्छा, मेन सप्लाई से करंट आ रहा है तो ये क्या करता है, दोनों लाइव और न्यूट्रल वायर का दोनों कनेक्शन तोड़ देता है। ठीक है, इन केस ऑफ द फॉल्ट। और जो अर्थ वायर होती है फ्रॉम द मीटर इज लोकली अर्थ, जो हमारे घर में होता है ना, जैसे 2-3 मीटर का गड्ढा खोदा जाता है, उसमें अर्थ वायर अर्थिंग का पूरा सिस्टम होता है, वो तो आगे ही पढ़ेंगे, अभी हमें समझ नहीं आएगा ये चीज़। तो ये इतना याद रखना कि बस ये जो अर्थ वायर होती है मीटर से लोकली अर्थिंग होती है। ठीक है, मीटर से इसको मीटर से अर्थिंग होती है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद क्या होता है, ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा फ्लोचार्ट पे। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद जब वायर जाती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस में जाती है। कहाँ जाएगी, अब ये हमारे रूम्स तक पहुँचेंगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस में पहुँचेंगी। ठीक है, अलग अलग पोर्शन से पहुँचेगी करके। अब क्या होता है, अब जो KWH मीटर होता है ना, आजकल क्या होता है KWH मीटर के साथ एक कंज्यूमर यूनिट भी कनेक्ट होता है। देखो KWH मीटर तुम्हारा मेन मीटर है ही, बट इसके साथ क्या होती है, कंज्यूमर यूनिट भी होती है। कंज्यूमर यूनिट हमें ये बताता है कि आपने कितना यूनिट कंज्यूम करा है। ठीक है, और जो यूनिट होता है, यूनिट में क्या होता है, यूनिट में होता है डबल पोल स्विच, ELCB होता है, और एक MCB अर्थ लीगल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मतलब ELCB और एक डबल पोल स्विच होता है KWH मीटर में। अब ELCB क्यों होता है, क्योंकि होता है ELCB क्या है, अर्थ सर्किट ब्रेकर है, तो अर्थ सर्किट ब्रेकर से क्या कनेक्टेड रहता है, और अर्थ वायर भी कहाँ जाते हैं, KWH मीटर से तो जाती है।
तो क्या होता है अर्थिंग यहाँ से होती है, तब इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद है हाउस वायरिंग। अब ये पूरा हमारे फ्लो चार्ट हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि हमारे घर में जो वायरिंग का सिस्टम कैसा है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रिंग सिस्टम। एक होता है देखो ट्री सिस्टम, एक होता है रिंग सिस्टम। ट्री सिस्टम है सिलेबस में नहीं है, बुक में गिवन नहीं है, तो हम सिर्फ रिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर निकलेगी, वायर क्या करेगी, वो वायर जाएगी हर एक रूम में। तो एक रूम में जाएगी, एक पोर्शन में जाएगी, घर के पोर्शन में जाएगी, वो घूम के आएगी और वापस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चली जाएगी। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से बाहर निकल रही है, पूरा एक चक्कर काट के आ रही है रूम का, और दोबारा कहाँ जा रही है, वापस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जा रही है। तो क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोज्ड रिंग टाइप की फॉर्म हो रही है। अब ठीक है, शेप रिंग जैसे नहीं होगा, बट क्या है, क्लोज्ड फॉर्म हो रही है ना। वायर देखो, वायर क्या क्लोज घूम के आ रही है, क्लोज्ड रिंग फॉर्म कर रही है, तो इसलिए हम उसको रिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और तुम्हें एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि फॉर ईच रिंग सिस्टम, फॉर ईच रिंग सर्किट, एक सर्किट जो होती है, एक पूरी कंप्लीट रिंग सर्किट हो गई, एक कमरे के लिए जो एक सर्किट हो गई, पूरी रिंग सर्किट बन गई, तो वो एक सर्किट की जो एमसीबी रेटिंग होती है, वो कितने एम्पियर की होती है, वो होती है 50 एम्पियर की। ये तो एमसीबी के लिए याद रखना है, 50 एम्पियर की एमसीबी रेटिंग होती है हर एक रिंग सर्किट के लिए। एक रिंग सर्किट में एमसीबी रेटिंग कितनी होगी, 50 एम्पियर की होगी। मतलब कि अगर करंट 50 एम्पियर से ऊपर चला गया एक रिंग सर्किट में, एक कमरे में लेटे से रिंग सर्किट से 50 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो कर गया, तो एमसीबी गिर जाएगी। ठीक है, तो एमसीबी रेटिंग हर एक रिंग सर्किट के लिए 50 एम्पियर की होगी। ये इतना याद रखो। ठीक है, अब क्या, सेपरेट कनेक्शन इज टेकन फॉर ईच अप्लायंस फ्रॉम द वायर ऑफ द रिंग। अब क्या, इसी जो वायर है, रिंग के जो वायर है, इसी वायर से हम क्या लेते हैं, हर एक अप्लायंस के लिए सेपरेट कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, A separate connection is taken for each appliance from the live wire of the ring। ये जो रिंग होती है, इसकी का क्या करते हैं, लाइव वायर लेते हैं, इसकी लाइव वायर से कनेक्शन करते हैं। ठीक है, जो अप्लायंस होगा हर एक अप्लायंस के लिए, एक रिंग सर्किट है उसमें लाइव वायर भी है, तो जो कनेक्शन होंगे हर एक अप्लायंस के लिए, वो कनेक्शन लाइव वायर से होंगे। ठीक है, One terminal of the appliance is connected to the live wire through a separate fuse and separate switch। अब जो अप्लायंस होता है उसका टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल होता है, तो एक जो वन ऑफ द टर्मिनल्स वो क्या होता है, वो कनेक्ट होता है लाइव वायर से थ्रू अ सेपरेट फ्यूज एंड सेपरेट स्विच। ठीक है, हर अप्लायंस का एक सेपरेट फ्यूज होगा, एक सेपरेट स्विच होगा। While the other terminal of the appliance is directly connected to the neutral wire। और दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होगा, तो रिटर्न फ्लो के लिए ना। और उसके बाद The earth terminal or the middle covering of the appliance is connected from of the, हमें पता है जो middle covering होती है किसी appliance की, वो earth wire से connected होती है। For each appliance the wires used for connections should be of proper current। बस बेसिक सी बात है कि जो भी वायर होगी वो हमें ऐसी वायर लेनी है जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ढंग की हो। ठीक है, प्रॉपर करंट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वायर की। अब है एडवांटेजेस ऑफ रिंग सिस्टम, यही मेन टॉपिक है। ठीक है, और यही पूछा जाता है कि रिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इन द रिंग सिस्टम द करंट फ्रॉम द मेन्स कैन रीच टू इंडिविजुअल अप्लायंस थ्रू टू सेपरेट पाथ। यहाँ पर करंट को क्या मिलता है, दो सेपरेट पाथ मिलते हैं। ठीक है, करंट को क्या मिलता है, दो सेपरेट पाथ मिल जाते हैं, दो अलग अलग रास्ते मिलते हैं। तो क्या यहाँ पे चूज करा जा सकता है, हम ये जो सोचते हैं कि कहाँ से छोटा रास्ता पड़ रहा है। ठीक है, देखो दो रास्ते मिलेंगे हमें इसमें, तो ये देख सकते हैं कि कौन सा रास्ता छोटा है। अगर दो रास्ता छोटा है तो वायर भी तो कम लगेगी, और वायर कम लगेगी तो कॉस्ट इवेंचुअली जो हमारी कॉस्ट है वायर की वो कम हो जाएगी। तो क्या ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चीपर सिस्टम है। इसमें जो वायर है हम थोड़े से कम वायर यूज़ कर सकते हैं। जो ईच अप्लायंस होता है दैट इज कनेक्टेड टू द मेन इफेक्टिवली थ्रू थिक वायर, therefore the wire required for the main ring is of a lower current carrying capacity than that which would be required for direct connection to the mains। अब इसमें क्या होता है कि जो हम वायर ले सकते हैं वो हम वायर ऐसे लेंगे जिसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो। ठीक है, हम करंट कैरिंग कैपेसिटी के वायर यूज़ कर सकते हैं विच इज़ बेनिफिशियल, उसकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, जो हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी वायर होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो क्या ये क्यों होगा, हमारा पहला पॉइंट क्या बनता है कि काफ़ी चीपर है, इस रीज़न की वजह से क्या ये काफ़ी चीपर है। ठीक है, मोर इकोनॉमिकल।
तो वायरिंग के कॉस्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। तो जो हमारी वायरिंग कॉस्ट है वो करती कम हो जाती है। अब ईच अप्लायंस गेट हैज अ सेपरेट फ्यूज, हर एक अप्लायंस का जो एक सेपरेट फ्यूज होता है। ये जो चीज़ है ये यूजुअली ट्री सिस्टम में नहीं होती। अब इसमें अगर हर एक अप्लायंस को एक सेपरेट फ्यूज कनेक्शन होती है, हर एक अप्लायंस की एक सेपरेट फ्यूज कनेक्शन रहेगी, तो क्या है, ज़्यादा सेफ है। अगर एक अप्लायंस में दिक्कत आ गई तो उसको फ्यूज कर जाएगा और बाकी सारे इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर एक में फॉल्ट आ रही है तो वो दूसरे के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर इन दिस सिस्टम द प्लग एंड सॉकेट यूज्ड कैन बी ऑफ सेम साइज। प्लग और सॉकेट क्या हम यूज कर सकते हैं, सेम साइज के यूज कर सकते हैं। इसका भी एडवांटेज है कि देखो, हमें ऐसा नहीं कि अब हम अलग अलग तरह के सॉकेट्स बनाए। अब पॉसिबल नहीं है ना कि अब हर एक अप्लायंस के लिए अलग साइज का सॉकेट बनाएगा, तो हम यूजुअली क्या होता है, सेम टाइप के सॉकेट्स बनाते हैं। तो ये है कि रिंग सिस्टम में हमें सॉकेट के अलग अलग साइज नहीं चाहिए होते, सेम साइज का हम यूज़ कर सकते हैं। और जो है हम अब खुद का सेपरेट फ्यूज वाला पॉइंट तो है कि, ठीक है, while installing a new appliance in a room, a new line up to the distribution box is not required। अब क्या होता है, अगर हम एक नया अप्लायंस लगवा लें, जैसे तुमने एसी लगवा लिया ना, तो उसका जो कनेक्शन करोगे तुम डायरेक्टली में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, तुम ऐसा नहीं कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन से नई तार निकलवाओगे और नई लाइन निकलवाओगे और फिर उसको कनेक्ट करोगे। वो ज़रूरी नहीं है, हम इस रिंग सर्किट से ही लाइव वायर एक निकाल लेंगे, उसी से इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, ये तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं रिंग सर्किट से। और बस हमें ये करना है कि जो टोटल करंट ड्रॉ हो रहा है मेन से रिंग सर्किट में जा रहा है वो एक्सीड ना करे। हमें इतना है कि बस वो लोड ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा खींचेगा, तो ये कि लोड जो मतलब ये ध्यान रखना है बस कि करंट एक्सीड ना करे, बाकी हम उसको रिंग सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, कनेक्शन ऑफ ऑल अप्लायंसेस विद द मेन्स। हम सारे अप्लायंसेस को मेन से क्यों कनेक्ट करते हैं, तो हम कनेक्ट करते कैसे करते हैं, वो तो सिंपल से बात है, मेन से कनेक्ट ही करेंगे, वो सोर्स है हमारा। तो ये है कि कनेक्शन करते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो मेन से जो हमारे कनेक्शन होते हैं, किसी भी अप्लायंस से जो कनेक्शन होते हैं मेन से, वो कैसे होते हैं, पैरेलल में होती है। कैसे होते हैं, पैरेलल में होती है। अब पैरेलल में होने का भी रीज़न है। ठीक है, अभी जो आगे के 2-3 टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है। और जो इन द लाइव वायर बिफोर ईच अप्लायंस अ सेपरेट स्विच एंड सेपरेट फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। अब जो फ्यूज और स्विच है, फ्यूज और स्विच वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं लाइव वायर से पहले। जो लाइव वायर से कनेक्शन होता है, तो लाइव वायर से कनेक्शन से पहले हम एक अप्लायंस को लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो फ्यूज और स्विच से कनेक्शन करेंगे वो स्विच सीरीज में होगा। और जो मेन से कनेक्शन होता है डायरेक्टली पैरेलल में होती है, हर एक डिवाइस की मेन से कनेक्शन पैरेलल में चलेगी और फ्यूज और स्विच की सीरीज में चलेगी। इसका रीज़न देखते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, अप्लायंस को पैरेलल में कनेक्ट करने का अप्लायंस क्या है, और डिसएडवांटेज क्या है कि हम क्यों सीरीज। अब एडवांटेज क्या है कि हम एक अप्लायंस को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करें, रीज़न क्या है कि इससे क्या होता है, हर एक अप्लायंस को कितना सप्लाई मिलता है, 220 वोल्ट का सप्लाई मिलता है। एवरी ईच सप्लाई गैस 220 वोल्ट सप्लाई। देखो सीरीज में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये सोर्स मतलब वोल्टेज होते हैं डिवाइड होते जाते हैं, तो सही हमेशा ना सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती। तो क्या होता है, पैरेलल में हमें 220 वोल्ट सप्लाई मिलती है हर एक अप्लायंस को। ठीक है, मतलब जितनी वोल्टेज रेटिंग है उतनी वोल्टेज मिलती है। तो वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 220 वोल्ट, तो उतनी वोल्टेज मिलती है। क्या कहता है कि नॉर्मल वर्किंग हो सकती है, जैसे नॉर्मल वर्किंग होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ईच अप्लायंस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। हर एक अप्लायंस जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा। सीरीज में ऐसा वो कहते हैं, अगर हम इंडिपेंडेंटली अब उस तरह से तो तुमको देखना। अब देखो इसमें मतलब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। अब ऐसा क्या है कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। देखो इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग है दूसरे प्लान्स की, वो इससे इफेक्ट नहीं होती। अगर लाइट से एक पंखा है वो खराब हो गया, तो अब वो क्या होता है, एक पंखा का रिपेयर करना है तो उसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो इसे हमें बाकी जितने भी कनेक्टेड थे उससे सीरीज में वो सारे बंद हो जाएंगे। तो ये दिक्कत है, अब हम एक को बंद करके सारे बंद हो जाएंगे, तो ये वाली दिक्कत है। ठीक है, तो इससे क्या, एक को बंद करना सारा बंद होगा, एक की वर्किंग दूसरे के वर्किंग को अफेक्ट करेंगे, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते। बट पैरेलल में ये चीज़
नहीं होती, पैरेलल में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। मैं दो डिसएडवांटेजेस तुम समझाई थी इसी के थ्रू, बट देखते हैं अगेन मैं क्या क्या गिवन है। जो वोल्टेज होती है वो अगेन डिवाइड हो जाती है सारे ब्रांचेस में, ठीक है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके रेशियो, रेजिस्टेंस के रेशियो के अकॉर्डिंग वोल्टेज की डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये फिर वोल्टेज डिवाइड्स, हर एक अप्लायंस में वोल्टेज डिवाइड होकर पहुंचती है। और कैसे डिवाइड होती है, रेशियो, जो रेजिस्टेंस का रेशियो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइड होगी। फिर क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो अलायंस है वो ऑपरेट नहीं करता ढंग से, क्योंकि उसके अगर वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हर एक अप्लायंस होता है, सॉरी, जो अगर हमें एक नया अप्लायंस कनेक्ट करना है सर्किट से, ठीक है, लेटर से वी आर कनेक्टेड, हमें AC कनेक्ट करना है सर्किट से, उसके लिए क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी सर्किट की। अगर हमको एक और अप्लायंस को सेम सर्किट में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट इमीडिएटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम हो तो पावर भी कम होगी। तो क्या होगा, जितनी पावर उसको वर्क करा था उतनी पावर वर्क नहीं करेगा, तो अगर ढंग से ऑपरेट नहीं करेगा अप्लायंस। तो ये एक और पॉइंट है। थर्ड पॉइंट तुम्हारा ये है कि जैसे मैंने समझाया कि ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, इधर जाएगा डज नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे। एक बंद है दूसरे बंद हो जाएगा, तो एक ही वर्किंग दूसरे को अफेक्ट कर रही है। तो ये तुम 3 पॉइंट इधर लिखना, 2 पॉइंट इधर लिखना। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, पहला पोर्शन खत्म हो जाता है चैप्टर का। उसके बाद फ्यूज वगैरह से कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थिंग वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। वो भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट उसको हम ना सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ना बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं इस चैप्टर में। अभी तो वीडियो की ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटे की बन गई है, आई डोंट नॉट नो। बट अगर हम ये है कि एक बार अगर तुम्हें इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता ना तो तुम ये वीडियो देखो। अगर ये है कि हमें मोटा मोटा आता है इस चैप्टर के बारे में, बस रिविजन चाहिए तो उसको भी वन शॉट में बना लूँगी, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी हम फोकस करें कि हमें एक एक चीज़ को डिटेल में समझना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये तुम एक बार देख लो, तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी ये है कि तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, बस यही चाहिए कि तुम्हें छोटी सी वीडियो मिल जाए एकदम से रिवीजन करने के लिए, तो वो भी मैं वन शॉट अपलोड कर दूँगी। बट अभी क्या है, अगर हम एक बार डिटेल में भी समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर लेंथ की जगह तुम क्वालिटी में फोकस करो, क्वांटिटी फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी इसको एक बार डिटेल में देख लेना है, वीडियो इतनी है, एक बार उसको देखो तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी सेकंड पार्ट भी होगा, वो भी कुछ इतना ही बड़ा होगा, बट दैट डजंट मैटर। एक बार उसके बाद वन शॉट भी आ जाएगा, वो भी देख सकते हो तुम जब टाइम कम हो। बट अभी जब तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें प्री बोर्ड अभी टाइम है प्री बोर्ड में, तो ये डिटेल वाली वीडियोस देख लो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आ जाएंगी, उसमें सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर करेंगे, सम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हाउस वायरिंग सिस्टम। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।